एनसीईआरटी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज यहाँ पर हम बात करेंगे रस के विषय में। रस हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक ऐसा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जिसका जानना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, बल्कि परीक्षाओं में जो अपठित गद्यांश काव्यांश आते हैं उनमें उनमें भी इस विषय से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस विषय का और इस विषय से संबंधित गहराई से जानकारी का होना बहुत जरूरी है। जहाँ पर रस क्या होते हैं उसको तो जानना जरूरी ही है, साथ में कविताओं को पढ़कर रस उसमें कौन सा है ये समझ पाना बहुत मुश्किल कार्य है, जिसको विषय को बेहतरीन तरीके से जानने के बाद ही किया जा सकता है। रस को समझने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो ये है कि पहले तो आपको वो काव्यांश या फिर जो भी अंश आपको दिया गया है वो पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। जब आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं तभी आप उसमें निहित जो रस होता है उसको पहचान पाएंगे। रस के विषय को ही समझ लेना आसान नहीं है या फिर काफ़ी नहीं है। परीक्षाओं में जब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है उसका उत्तर देने के लिए आपको जो प्रस्तुत गद्यांश है या काव्यांश है उसका समझ आना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप रस से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज के इस भाग में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रस होता क्या है और उसके बाद रस की परिभाषा और रस के तत्व या अंग क्या हैं, जो कि इस विषय को समझने की एक प्रक्रिया को लेकर चलता हुआ आगे बढ़ेगा और उसके बाद आपको रस को पहचानने में मदद करेगा। पूरे विषय की जानकारी लेने के बाद आगे बढ़ते हैं और रस को जानते हैं। काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। यह आनंद अलौकिक तथा अवर्णनीय होता है। यहाँ पर बात हो रही है रस की कि रस होता क्या है। रस आम जीवन में जब आप प्रयोग करते हैं तो हर एक व्यक्ति जो है रस को किसी भी फल से संबंधित उसका जो रस होता है और उसके स्वाद लेने से संबंधित जानता है और वही जानकारी उसके पास होती है। एक फल, जो भी फल आप देखेंगे आम जिंदगी में व्यक्ति का पसंदीदा होता है, उसका वो रस पीता है, उसको आनंद आता है। बस इसी साधारण रूप में आप इसको अपने पढ़ाई लिखाई के जीवन में भी प्रयोग करें तो ये चीज आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जिस तरीके से मान लीजिए आप और मैं गन्ने का जूस ले रहे हैं और उस जूस में बहुत ही मिठास है और उसी मिठास को ग्रहण करने के बाद हमें आनंद मिलता है, जिसकी वजह से हम गन्ने के जूस को पसंद कर रहे हैं बार बार पीना। वैसे ही जब हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य यानी लिटरेचर, यानी जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं भाषा के अंतर्गत, उसको पढ़कर जिस भी भाव को हम महसूस कर रहे हैं और वो भाव अगर हमें आनंद दे रहा है तो वो रस है। जूस पीने के बाद उसकी मिठास ने या उसके चटपटेपन ने या उसके खट्टे मीठे स्वाद ने जो हमें आनंद दिया है, वैसे ही साहित्य ने हमें पढ़ने के बाद हमारे भावों से मिलता जुलता जो भाव हमें समझाया है, दिखाने का प्रयास किया है, वो हमें कहीं ना कहीं आनंद दे रहा होता है, क्योंकि हम उसको अपने आप से जोड़ पाते हैं कि इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। कई बार आप कविताएं पढ़ेंगे तो आप उसको अपने आप से जोड़ते हैं, क्योंकि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा होता है। ये सब जो है आनंद में शामिल किया जाता है और जहां आनंद है वो रस है। तो साधारण रूप में यही रस है। तो कह सकते हैं कि काव्य या साहित्य को जब हम पढ़ते हैं या फिर किसी से सुनते हैं या फिर उसको देखते हैं, देखने का मतलब अगर हम फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखकर कोई ऐसा सीन है जिसको देखकर उसके दुख से हमें हमारा दुख जो है रिलेटेड लग रहा है, उससे हम अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, या किसी के सुख को देखकर उससे सुख अपना महसूस कर रहे हैं बीते दिनों के, तो वो चीज हमें महसूस हो रही है दोबारा। तो यहाँ पर जो रस है वो अगर हम दूसरी बात वाक्य में कह सकते हैं तो ये है कि वो हमारे भावों को महसूस करना दोबारा, या फिर अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रस नहीं है।
तो आप भावों को महसूस कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो रस है। तो आनंद आता है इस तरीके से जब हम अपने भावों को पढ़कर, सुनकर या देखकर वापस उसे महसूस करते हैं या फिर पहली बार महसूस कर रहे हैं, तो वो रस है। यह आनंद जो है वो अलौकिक होता है। अलौकिक मतलब लौकिक होता है संसार, मतलब यानी जो इस संसार का नहीं है, यानी इस संसार का नहीं है, यानी वो स्वाद, वो आनंद, वो रस जो हमें परमात्मा से ही मिल सकता है, इस संसार से नहीं मिल सकता, वो अलौकिक होता है। तो वो रस जो है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए इस आनंद को अलौकिक कहा जाता है या फिर अवर्णनीय कहा जाता है। अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये रस, इसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, लेकिन एज इट इज हमने जो महसूस किया है वो दिखा नहीं सकते। तो ये इसी के लिए अलौकिक होता है, अवर्णनीय होता है। रस निष्पत्ति, यानी ये रस जो है ये महसूस कैसे होता है। रस की अनुभूति के लिए जो भरत मुनि है उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति, यानी विभावों, अनुभवों और व्यभिचारियों के संयोग से, संयोग यानी कि मिलन से, उनके जुड़ने से, एक साथ आने से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस आता है, रस महसूस होता है या फिर रस आता है, ये सामने आता है। कहने का अर्थ ये है, रस निष्पत्ति क्या है अब यहाँ पर, यानी कि रस का जन्म होता कैसे है किसी भी चीज में, वो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो इन तीनों के मिलने से ये रस तैयार होता है और फिर हम इसको महसूस करते हैं। अब आप कहेंगे कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी क्या होते हैं, वो हम सब कुछ आगे एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको रस से संबंधित ये पूरा विषय बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। अभी तक हमने समझा रस होता क्या है, दूसरा ये रस आता कैसे है या सामने कैसे आता है या बनता कैसे है, जो भी है। तो जो भरत मुनि है उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में ये लिखा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी जो है ये जब तीनों मिलते हैं तो इससे रस का निर्माण होता है, जिसको हम महसूस करते हैं। अब ये सब क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। रस के अंग होते हैं, अभी हमने जो पढ़ा कि भरत मुनि ने बताया कि इन तीनों के मिलने से ही जो है रस की उत्पत्ति होती है। ये तीनों जो है वो रस के अंग होते हैं, तत्व होते हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे हम 3-4 चीजें मिलाकर एक चीज का जूस बनाकर तैयार करेंगे, उससे रस बनेगा और वही हमें आनंद देगा। तो वो इंग्रेडिएंट्स यही हैं जिनकी अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी तथा संचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये रस के अंग हैं जिसको आप इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं, जिनसे रस जो है उत्पन्न होता है। अब चारों जो हैं ये रस के उत्पन्न होने के कारण हैं, तो अभी इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो रस के अंग हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और स्थायी भाव। अब ये क्या है, एक एक करके हम इनको जानते हैं। विभाव क्या होते हैं? जिस सामग्री द्वारा स्थायी भाव जागृत अथवा तीव्र होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के प्रकार, इसके 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव जो होता है वो हमारे इमोशंस को, जो हमारे अंदर निहित भाव होते हैं, स्थायी भाव जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं वो भाव, लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है तब वो हमारे सामने, वो हमारे भाव निकल के आते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसे भूख लगी है, वो बोल नहीं सकता, तो वो रोता है और अपने भावों को सामने निकालता है। यानी उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई कि उसे दूध नहीं मिला टाइम से, वो उसने अपने भाव को उत्पन्न किया, और ये स्थायी भाव है। रोने का जो भाव था निकल कर आया जो सामने, वो स्थायी भाव है। वो परिस्थिति उसने ऐसी पाई कि जहां उसे रोना आया और रोकर उसने अपने भाव को दिखाया और अपनी बात सामने रखी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस सामग्री के द्वारा स्थायी भाव जागृत होता है, यानी जिसकी भी वजह से ये भाव जागृत होते हैं, उसको विभाव कहते हैं। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होते हैं? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है, आलंबन विभाव कहलाता है। अब आप देखेंगे कि विभाव के 2 भाग हैं, आलंबन
और उद्दीपन। जब आलंबन के दो भाग है, आलंबन विभाव के दो भाग है, आलंबन और उद्दीपन। तो इन दोनों का बेसिक मीनिंग भी तो यही हुआ कि इमोशंस को बाहर लाने की के जो कारण होते हैं ये वो हैं। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इमोशंस बाहर आ रहे हैं, जिनके अंतर्गत इनको डिफाइन किया जाएगा या परिभाषित किया जाएगा कि ये आलंबन विभाव हैं और ये उद्दीपन विभाव हैं। आलंबन विभाव वो होता है जो किसी व्यक्ति के कारण या वस्तु के कारण हमारे भावों को सामने आता है, वो आलंबन हो जाता है। और इसके भी दो भाग होते हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहा जाता है, और विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आश्रय के हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। कहने का अर्थ है कि मेरे दुख का कारण जो है वो विषय बनेगा, और दुख मुझे हुआ है वो मैं आश्रय हूं। तो यहां पर आप आसानी से समझेंगे कि आश्रय कौन है, दुख मुझको हुआ तो मैं आश्रय हूं, और मुझे दुख की जिस वजह से हुआ है या फिर जिस व्यक्ति की वजह से हुआ है वो विषय होगा। तो ये आलंबन के दो यहां पर क्या कहते हैं, प्रकार हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अनुभाव क्या होते हैं? आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भावों के जागृत तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उनसे अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में आंखें लाल होना, यानी कि अब आपके जो स्थायी भाव होते हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, और उसके जरिए कुछ हाव भाव भी ऐसे होंगे जो वो सामने आते हैं। जैसे कि मैं गुस्सा हूं और गुस्से में मेरी आंखें लाल हो रही हैं या मैं कांप रही हूं, तो ये जो है अनुभाव हो जाएंगे। अगला है व्यभिचारी तथा संचारी भाव। संचारी भाव जो होते हैं जो हम में जो भाव संचारित होते रहते हैं, जिनका संचरण जो है वो होता रहता है। और क्षणिक भाव क्या है? बीच बीच में उठते तथा विलीन होते रहते हैं। यानी ये भाव जो है वो जैसे कि नाम ही है क्षणिक, क्षणिक यानी जो क्षण भर के लिए होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो बीच बीच में जो उठते हैं यानी सामने हमारे आते हैं, वो इमोशंस निकलते हैं फिर भाग जाते हैं यानी कि गायब हो जाते हैं। तो बीच बीच में उठते हैं तथा विलीन होते रहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और भी तीव्र तथा संचरणशील हो जाता है। इन्हें संचारी तथा व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो ये क्षणिक होते हैं जो कई बार आते हैं और वापस चले जाते हैं, और इनका संचरण हम में होता रहता है, यानी ये भाव हम में हमेशा रहते हैं। अब यहाँ पर आप इसको बारीकी से देख सकते हैं। ये जो प्रकार अभी यहाँ पे हमने पढ़े हैं उनको यहाँ पर एक साथ एक ही रूप में और बहुत छोटा करके आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप इसको समझ पाने में थोड़ा आसानी महसूस कर सकें। क्योंकि अभी हमने उसको जाना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी नई हैं, क्योंकि हम रस के विषय को समझ रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन्स होती ही हैं। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम यहाँ पर इस छोटे फॉर्म में हमने यहाँ पर ला दिया है, जिससे कि एक ही बार में आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर जो है इसको पढ़ सकते हैं, और ये यहाँ पर समझकर आप इसको जो है वो ये समझ लेने के बाद उसके बाद आप ये सारी चीज़ें दोबारा दोहराते हुए पढ़कर समझ सकते हैं। तो आपको ये ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो अब यहाँ पर हम रस को जो है एक छोटे फॉर्म में जो सामने लेके आए हैं इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। रस के तत्व यानी अंग, जिसको हमने अभी शुरू में पढ़ा है। स्थायी भाव होते हैं। रस के 4 तत्व हैं जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? यानी कि आप कह सकते हैं बेसिक इमोशंस। ये जन्म से ही हमारे पास होती हैं, परिस्थिति के अनुसार सामने आती हैं। इसका मतलब नहीं कि हम रोना और हंसना दोनों जानते हैं तो हम रोते हंसते ही रहेंगे। वो जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि व्यक्ति को रोना या हंसना पड़ता है, तभी वो अपने इमोशंस बाहर निकालता है। और वो इमोशंस जो हैं वो स्थित हैं हम में, हमारे अंतर्मन में स्थित हैं, इसीलिए वो स्थायी भाव हैं, स्थित हैं, और जब वो जरूरत पड़ती है तब वो सामने आते हैं, इसलिए वो स्थायी भाव हैं। अब है विभाव, यानी कि कारण, यानी कि हमारे इमोशंस जो बाहर निकलते हैं उसके जो कारण होते हैं उसको विभाव कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन।
आलंबन क्या होता है? ये भी दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय कौन होता है? जिसको दुख होता है, और विषय जिसकी वजह से दुख हुआ है। आश्रय आलंबन कौन है? जिसकी वजह से जो व्यक्ति हंस रहा है, और विषय आलंबन वो हुआ जिसकी वजह से व्यक्ति को हंसी आई। मान लीजिए कि मैं हंस रही हूं, तो ये मैं आश्रय आलंबन हूं, और मैं कपिल शर्मा का शो देखने की वजह से हंस रही हूं, तो मैं वो कपिल शर्मा का शो जो है वो विषय आलंबन हो जाएगा। उद्दीपन, जो कि विभाव का ही दूसरा प्रकार है। उद्दीपन का मतलब होता है माहौल, यानी जिसकी वजह से इमोशंस बाहर आते हैं। तो विभाव क्या है? कारण। तो कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, इमोशन हमारे बाहर आते हैं, उसके कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, वस्तु, विषय, व्यक्ति, कोई भी। और एक होता है माहौल। तो आलंबन यहाँ पर हमने देखा, पढ़ा कि एक आश्रय है, विषय है, और दूसरा ये माहौल है। तो यहाँ पर इमोशन के जो कारण होते हैं वो ये अपने प्रकार के माध्यम से हमें डिफाइन कर रहे हैं। तीसरा तत्व है अनुभाव, मन की भावना शरीर के हाव भाव से प्रकट करना। इसके दो प्रकार हैं, एक है कायिक, दूसरा है सात्विक, जो कि ये इच्छित होती है और ये अनिच्छित होती है, यानी ये व्यक्ति अपने मन से करता है और ये बिना मन के करता है। तो अनुभाव कहीं पे भी आए तो आपको समझ लेना है कि हमारे जो हाव भाव हैं, हमारे इमोशन के साथ जो आ रहे हैं, उन्हें अनुभाव बोलते हैं। संचारी भाव, संचरण करने वाले या जो क्षणिक भाव होते हैं, यानी जो एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इस तरीके से रस के तत्व। अब आप जब इन सारी चीज़ों को एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो आगे जब हम रस को पढ़ेंगे तो वो ये चीज़ें हमें समझना आसान हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा है कि रस क्या होता है, फिर रस के तत्व यानी कि इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से रस जो है वो बाहर आता है, इमोशंस जो है हमारे बाहर आते हैं, या फिर साहित्य में इमोशंस, भाव यानी रस की जो उत्पत्ति होती है वो जिन 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 वजहों से होती है वो वजह हैं। तो ये तत्व यहाँ पर हमारे सामने दिए हैं। स्थायी भाव जो हमारे अंदर स्थित हैं बचपन से ही, विभाव जो इमोशंस को कारण देते हैं, अनुभाव जो कि हाव भाव होते हैं, और संचारी भाव जो कि ऐसे इमोशंस होते हैं जो आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके से ये रस के तत्व हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये रस जो है और रस के विषय में जो जानकारी हमने ली है कि रस क्या होते हैं, रस की परिभाषा, रस के तत्व और अंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है जान लेना रस को आगे और भी बेहतरीन तरीके से जानने के लिए। और जब परीक्षाओं में आपके सामने पंक्तियां मौजूद हों कि आपको इसमें से रस पहचानना है, तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप जान पाएंगे कि पंक्ति में जो अर्थ दिया जा रहा है उसमें कौन सा भाव जो है आपके सामने लाया जा रहा है, और उस भाव के कारण क्या हैं, और वो स्थायी भाव है या अनुभाव है, उसमें संचारी भाव है, ये सब आप तब बड़ी ही आसानी से पहचान लेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ रस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।